दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 4 का अगला टॉपिक असामान्य जीवन प्रभाव, जो कि हमारा पिछला टॉपिक था सामान्य जीवन प्रभाव। तो आज का हमारा टॉपिक है असामान्य जीवन प्रभाव, उसका दूसरा टाइप। जीवन प्रभाव के दो टाइप होते हैं, सामान्य और असामान्य। सामान्य जीवन प्रभाव में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी प्रकाश स्रोत के दोनों ओर प्रबल विद्युत चुंबक आरोपित करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो जब प्रबल आपतित करते हैं उस पर, तो वह अपनी अवयवी रेखाओं में विभक्त हो जाता है। तो वह 2 या 3 अवयवी रेखाओं में विभक्त हो जाता है, डिपेंड करता है कि हम उसे किस एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, उसमें 2 स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। जैसे मैं अभी एक चित्र दिखाऊं आपको, जो कि मैंने बनाया था। तो इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर है, 2 स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। तो अगर हम D1 से, सामान्य जीवन प्रभाव की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम D1 से देखते हैं तो हमें इसमें इसकी रेखाएं 2 दिखाई देती हैं, मूल रेखा दिखाई नहीं देती है। और जब हम D2 से देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, हमें तीनों रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने सामान्य जीवन प्रभाव में बता दी थी और इसकी व्याख्या भी मैंने बता दी थी। ठीक है, तो अब असामान्य जीवन प्रभाव। असामान्य जीवन प्रभाव में, चूंकि हम सामान्य जीवन प्रभाव में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, और यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र निर्बल होने पर, यहाँ पर हम निर्बल चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। असामान्य में हम निर्बल चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, और यहाँ पर जितनी रेखाएं 3 से अधिक रेखाएं दिखाई देंगी हमें। ठीक है, होने पर प्रयोग द्वारा यह पाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में देखने पर प्रत्येक स्पेक्ट्रम में रेखा 3 से अधिक रेखा में विभक्त हो जाती है, तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से मूल रेखा से अधिक अवयवों से मिलकर विभक्त होती है। अभी मैं चित्र समझा दूँ तब आपको समझ आएगा। चलो, थ्योरी तो ठीक है, हाँ थ्योरी को पढ़ समझाता हूँ। देखो, तो निर्बल होने पर जो चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र हमारे रखे हैं, ये निर्बल है। ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। पाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत दिशा से देखने पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो कि इस दिशा में या फिर इस दिशा में होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लंबवत, ये D2, मतलब D2 स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर, यहाँ से देखने पर लंबवत होगा ये, देखने पर प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा 3 से अधिक रेखाओं में विभक्त हो जाती है। अगर रेखा 3 से अधिक रेखाओं में विभक्त होती है तो वो असामान्य जीवन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो स्पेक्ट्रमी रेखा है वो 3 से अधिक रेखाओं में विभक्त हो जाती है, 3 से अधिक अवयवी रेखाओं में विभक्त हो जाती है तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से देखने पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश देखने पर, स्पेक्ट्रोमीटर D1 से देखने पर मूल रेखा से अधिक अवयवों में विभक्त हो जाती है। मूल रेखा से और अधिक अवयवों में विभक्त हो जाती है, मतलब और ज़्यादा अवयवों में हमें दिखाई देती है स्पेक्ट्रोमीटर D1 से देखने पर। ठीक है, इसे असामान्य जीवन प्रभाव कहते हैं। ये चित्र द्वारा हमने समझा दिया। ठीक है, असामान्य जीवन प्रभाव, ये चित्र बनाना नहीं है, बस ऐसे ही समझा दिया, क्योंकि ये जीवन प्रभाव का चित्र है। चलो तो ठीक है, अब इसकी व्याख्या जो कि पूरी थ्योरी थी, इसलिए मैंने लिख के रखी है, बस आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप LS युग्मन देख लीजिए और वर्ण नियम देख लीजिए, क्योंकि इसमें LS युग्मन का बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें लागू की गई हैं और वर्ण नियम भी इसमें लागू किया गया है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते। तो इस प्रभाव की व्याख्या करने के लिए माना जाता है कि परमाणु में नाभिक, एक चीज़ ध्यान से, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी होती है। मैंने चूंकि सामान्य जीवन प्रभाव में बताया था कि सामान्य जीवन प्रभाव की व्याख्या हम केवल इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से कर सकते हैं। ये मैंने बताया था कि हम सामान्य जीवन प्रभाव की व्याख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से केवल कर सकते हैं, और असामान्य जीवन प्रभाव की व्याख्या करने के लिए हमें कक्षीय गति के साथ साथ इसकी चक्रण गति भी होती है, चक्रण गति की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। परमाणु का कुल कोणीय संवेग J वेक्टर, ये J वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं हम कोणीय संवेग को, कक्षीय कोणीय संवेग L वेक्टर और चक्रण कोणीय संवेग S वेक्टर के सदिश योग के बराबर होता है। ये बात मैं LS युग्मन में आपको बता चुका हूँ। LS युग्मन में मैंने बताया था कि L वेक्टर प्लस S वेक्टर इक्वल टू J वेक्टर होता है। ये बताया था मैंने आपको वहाँ पर, J वेक्टर इक्वल टू L वेक्टर प्लस S वेक्टर। अब J वेक्टर है हमारा टोटल कोणीय संवेग है, L वेक्टर है हमारा कक्षीय कोणीय संवेग, और S वेक्टर घूर्णन कोणीय संवेग। ठीक है, स्पिन कोणीय संवेग है ये हमारा। तो इन दोनों का हमारा सदिश योग कुल कोणीय संवेग के बराबर होता है। ये मैं आपको बता चुका था LS युग्मन में। ठीक है, तो अब जो हमारा J होता है, चूंकि J L और S के संयोग से बनता है, तो J बराबर L प्लस S भी हो सकता है, L माइनस S भी हो सकता है। ये दोनों सत्य हैं। L में S घटा दो चाहे जोड़ दो, J हमें प्राप्त हो जाता है, कुल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो तो आगे से पढ़ते हैं अभी हम।
ऐश्वर्य सदस्यों के बराबर होता है। अतः कक्षीय क्वांटम संख्या एल के प्रत्येक मान के लिए संपूर्ण क्वांटम संख्या जे के दो मान होते हैं। कौन कौन से? एल प्लस एस और एल माइनस एस होते हैं। और एस बराबर 1/2 होता है, ये होता ही है, एस बराबर 1/2 होता ही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ LSA1 वाले वीडियो में। एस का मान 1/2 होता है, ठीक है। और जे के मान एल प्लस एस एल माइनस एस हो जाते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा एक एक चीज़, ठीक है। पहले LSA1 की बात की गई है, इसके बाद वही चीज़ लिखी गई कि प्रत्येक मान के लिए क्वांटम संख्या जे के दो मान होते हैं, एल प्लस एस एल माइनस एस, और एस का मान इतना होता है, ठीक है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक संपूर्ण क्वांटम संख्या के अंतर्गत ऊर्जा स्तर mj बराबर -j से +j तक कुल 2j+1 उप ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। अब जे का हमारा कुछ भी मान होता है, जे के प्रत्येक मान के लिए जो हमारा mj होता है -j से +j होता है। अब अगर मान लो j बराबर 1 है हमारा, तो mj क्या होगा? mj बराबर -1 से +1। समझ में आई बात? ये बता रहा है इसमें कि संपूर्ण क्वांटम संख्या के संगत ऊर्जा स्तर mj बराबर -j से +j तक कुल 2j+1 उप ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। कितने ऊर्जा स्तरों में? 2 ऊर्जा स्तरों में, -1 से +1, मतलब j बराबर 1 है तो जो कितने ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाएगा? 2 ऊर्जा स्तरों में, -1 और +1, ये 2 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज में अगली व्याख्या क्या आएगी वाली कुछ चीज़, अभी यहाँ आपको अच्छे समझ आएगी। जब एग्जाम्पल कुछ देखेंगे आप तब आपको समझ आ जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। तो वर्ण नियम के अनुसार इन उप ऊर्जा स्तरों के बीच केवल वे ही संक्रमण संभव हैं, ये वर्ण नियम में बताया गया था, कि जिनके लिए डेल mj = 0 या +-1 होता है, ठीक है। डेल mj बराबर 0 या +-1 होता है, ये सब वर्ण नियम में भी मैंने बताया था। तो इस प्रकार सोडियम परमाणु के लिए एस अवस्था के लिए, सोडियम परमाणु के लिए बात करते हैं हम, तो सोडियम परमाणु के लिए दो अवस्थाएँ होती हैं। कैसे होती हैं? सोडियम परमाणु के लिए L बराबर 1/2 होता है, ठीक है। L बराबर 1/2 होता है। अब L बराबर 1/2 तो J बराबर 1/2, ठीक है। तो mj बराबर -1/2 +1/2 हो ना। देखो J बराबर, ये J बराबर 1/2 है, तो mj क्या बताया था? अगर J का मान 1 है तो mj का मान -1 + 1 होता है, mj का मान -j+j होता है। तो अगर j बराबर 1/2 है तो mj का मान -1/2 और +1/2। अब कितनी ऊर्जा अवस्थाएं हो गई? एक ये हो गई। उप अवस्थाएं कितनी? एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो उप अवस्थाएं हो गई ना। mj के मान से उप अवस्था निकालते हैं हम, तो 2s1/2 अवस्था की दो उप अवस्था है, यही चीज़ लिखी गई है, ठीक है। अब p अवस्था के लिए जैसे हम देख लेते हैं एक और उदाहरण। p अवस्था के लिए l बराबर 1 होता है, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2 होता ही है, ये तो ठीक है ना। s बराबर 1/2 मैंने बताया वो तो ये। अब l बराबर 1 होता है p अवस्था के लिए, तो j बराबर 1/2 और 3/2 कहाँ से आया? हमने बताया था j बराबर l प्लस एस, j बराबर l माइनस एस। अब देख लो l प्लस एस कर लो 3/2 और l माइनस एस कर लो तो 1/2 आ जाएगा। तो j के हमारे दो मान मिले। अब j के इस मान से, j के 1/2 से mj बराबर -1/2 +1/2 निकलेगा। तो अब यहाँ से देखो, पहले हम इस मान की बस बात करते हैं। तो j बराबर 1/2 के लिए mj बराबर -1/2 +1/2, तो 2p1/2 की दो उपावस्थाएँ हो गई ना, एक ये उपावस्था एक ये अवस्था, दो उपावस्थाएँ हो गई 2p1/2 की। और अगर हम j बराबर 3/2 की बात करें, मतलब इस वाले मान की बात करें, तो mj बराबर -3/2 -1/2 +1/2 +3/2, ठीक है। अब इसके चार मान कहाँ से आ गई? देखो मेन चीज़ ये समझने वाली चीज़ है, इसके चार मान कहाँ से आ गए? इसके भी -3/2 +3/2 क्यों नहीं है, इसकी चार उप अवस्थाएँ कहाँ से हो गई? तो अभी देखो मैंने एक चीज़ पीछे ये चीज़ लिखी थी कि 2j+1 उप ऊर्जा स्तरों में व्यक्त किया जाता है। कितने? 2j+1। अब यहाँ पर देखो j बराबर क्या है? 3/2। कितने उप ऊर्जा स्तरों में? mj बराबर कितने उप ऊर्जा स्तरों में? 2j+1 उप ऊर्जा स्तरों में। तो 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 3 + 1 = 4। मतलब जितनी कितनी उप अवस्थाएँ होगी हमारी? चार उप अवस्थाएँ होंगी। तो चार उप अवस्थाएँ -3/2 +3/2 हो गई, और -1/2 जो कि ऊपर अभी थी, -1/2 और +1/2 ये हो गई। तो टोटल चार उप अवस्थाएँ होगी। यहाँ से आया हमारा कि कितने उप अवस्थाएँ होगी? चार उप अवस्थाएँ होगी, ठीक है। समझ आई बात? ये है असामान्य जीवन प्रभाव। और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट 4 में अगर जीवन प्रभाव के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ये ज़रूर पूछा जाएगा, जीवन प्रभाव समझाइए और असामान्य जीवन प्रभाव की पर टिप्पणी लिखिए या फिर व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, कुछ भी आपको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जीवन प्रभाव का जो कंप्लीट टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता हुआ, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।